हेलो एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स जर्नी। गाइस, आज का हमारा वीडियो रीड 2020 स्पेशल सीरीज़ का 12th वीडियो रहेगा। यानी कि इससे पहले हम लोग 11 वीडियोस कर चुके हैं जहां पे हमने सीरीज़ वाइज टॉपिक्स कवर किए हैं, और साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट है आपकी रीड 2020 टारगेट स्पेशल नाम से, तो उस प्लेलिस्ट का जो आपका फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे आपका रीड का सिलेबस, पैटर्न सब कुछ डिस्कस कर रखा है। अगर आप न्यू है, आपको अगर एग्ज़ाम के बारे में आइडिया नहीं है कि किस तरह से रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो आप वहाँ पर जाके और प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और साथ ही साथ सिलेबस क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी प्लेलिस्ट है उसका सेकंड और थर्ड वीडियो, जिसमें मैंने आपको रीट का आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था 2018 वाला, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का सीडीपी वाला पार्ट मैंने वहाँ पर अच्छी तरह से करवा रखा है। तो आप जाके एक बार 30 क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की डिमांड रहती है रीट वाले एग्ज़ाम में। तो गाइज़ आ जाइए, देखिए मेरा एक रूल रहता है, मैं हमेशा आपको कोई भी वीडियो करवाने से पहले सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, सीडीपी वाला पार्ट। तो आप लोग देख लीजिए, ये लेवल 2 का सिलेबस है सीडीपी का, हिंदी एज वेल एज़ इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग देख लीजिए। और अगर आप चाहें तो अलग से जा करके और आपका जो फर्स्ट वीडियो है या फिर सेकंड वीडियो है वहाँ पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मैंने सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखा है, आप जाके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो गाइज़ आ जाइए, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है आपके सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक। यानी कि ये वाला जो फर्स्ट यूनिट है ये हम लोग कर चुके हैं अच्छी तरह से, और जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक है ये भी हो चुका है। अपना चल रहा है अभी सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक, जिसमें से हमें करना है आज प्याजे। ठीक है, तो प्याजे की एक थ्योरी है, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हो तो प्याजे में आई होप आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चन वहाँ पे अच्छी तरह से अटेंड कर पाओगे। तो आ जाइए प्याजे की थ्योरी पे। गाइस, प्याजे के बारे में हम लोग कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्याजे थे उनका पूरा नाम था जीन प्याजे। ठीक है, और जीन प्याजे साइकोलॉजिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ वो बायोलॉजिस्ट भी थे और साइंटिस्ट भी थे। यानी कि इन्होंने एक फील्ड के बजाय कई सारी फील्ड में काम किया, तो ये बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज साइंटिस्ट भी थे। अब प्याजे साइकोलॉजी में क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि प्याजे ने अपनी एक थियरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी। तो जो संज्ञानात्मक विकास है, ये जो थियरी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी है। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में इस थियरी को आपको पूछा जाता है, चाहे आपका किसी स्टेट टेट से लेकर के अगर आपका कोई नौकरी का एग्ज़ाम है तो केवीएस, एनवीएस, DSSS सभी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्याजे से क्वेश्चन आपका पक्का आता है। अब देखिए दोस्तों, प्याजे क्या कहते हैं। देखिए गाइज, जो थियरीज ऑफ लर्निंग हैं, ठीक है, उनमें से हमने बिहेवियरिस्ट कर लिए थे, जहाँ पे थॉर्नडाइक, स्किनर और पेवलोव थे, वो हो चुके हैं। गैस्ट्रोल्टिज्म हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, बेंडूरा हम लोगों ने कर लिया था। अब है प्याजे की बारी। अब प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे की जो थियरी है, प्याजे समझते हैं कि जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। मतलब ये मानते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वहाँ पे बच्चा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी प्याजे ने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था, इंसान में जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स के ऊपर फोकस किया था। हालांकि उन्होंने जो बाकी साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे वाइगॉत्स्की हो गए, ठीक है, और भी कई सारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, जो ये मानते हैं कि बालक समाज से सीखते हैं। लेकिन प्याजे क्या मानते हैं कि बालक खुद नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और जो खुद की नॉलेज होती है तो उस नॉलेज को बालक खुद बिल्डअप करते हैं। यानी कि वो एक्टिव लर्नर होते हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो प्याजे क्या हैं, प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। रेडिकल का मतलब ये हो जाता है कि कोई इंसान किसी बात पे बहुत ज़्यादा
बल दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा वो फोकस है उस बात पे अड़ा हुआ है। तो प्याजे मानते हैं कि जो जीन है वो ही सब कुछ है। इन्होंने समाज को वैसे इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने किस पे दी है? जीन्स पे। तो प्याजे की आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। प्याजे के अनुसार संज्ञान होता है, ब्रेन होता है, उस ब्रेन में कुछ एक स्कीमा, छोटे छोटे आपके पैकेट्स होते हैं नॉलेज के, ठीक है। तो उन नॉलेज के जो पैकेट्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, बालक के जो ब्रेन होता है, संज्ञान होता है, वहाँ पे नॉलेज स्टोर होती है। अब इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोग देख लीजिए, तो वो वाले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है कि बच्चे में खुद में एक कैपेसिटी होती है नॉलेज को बिल्ड करने की। तो ये वाली बात भी अपनी हो चुकी है। एक क्वेश्चन आपसे कई बार पुटअप कर लेते हैं कि जो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है वो कौन है, यानी जो बाल मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, प्याजे, ठीक है। प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब देखिए गाइस, प्याजे ने काफ़ी जगह पे काम किया, बायोलॉजी में काम किया, साइकोलॉजी में काम किया, और इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे भी काम किया, यानी जो ज्ञान मीमांसा होती है वहाँ भी इन्होंने काम किया। और इसी एक एपिस्टेमोलॉजी में प्याजे ने जीन्स पे बल दिया। उन्होंने कहा कि जीन्स ही सब कुछ है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब देखिए, संज्ञानात्मक चीज़ होती है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है थिंकिंग, यानी सोचना, रीजनिंग मतलब तर्क करना, और कुछ एक लॉजिकल चीज़ें सोचना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो प्याजे के अकॉर्डिंग कि एक बालक में सोचने समझने की क्षमता होती है, उसमें रीजनिंग करने की क्षमता होती है, और साथ ही साथ लॉजिकल चीज़ों को लॉजिकली किस तरह से समझ सकते हैं, तो बालक में कैपेसिटी होती है। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं सृजनात्मकवादी। तो ये तीन थे, एक तो वाइगॉत्स्की थे, प्याजे थे, और ब्रूनर थे, ठीक है। जो प्याजे हैं उनकी बात हमने कर ली है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ब्रूनर को हम लोग आगे, अगर आपकी सिलेबस में थियरी है तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और वाइगॉत्स्की थे, वो थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी थियरी चल रही है सिर्फ प्याजे की। तो प्याजे अपने आप में एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्याजे की बात करेंगे। अब देखिए, प्याजे कहते क्या हैं? प्याजे कहते हैं कि पहले थॉट्स का निर्माण होता है और उसके बाद में लैंग्वेज का, यानी पहले आपके विचार आएंगे और विचार आने के बाद में भाषा आएगी। तो ये वाला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए गाइस, जो प्याजे हैं वो मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है, आपका विकास है, वो स्टेजेस में होता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस नहीं होता, डिसकॉन्टीन्यूस होता है। डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्पेसिफिक स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस के अंतर्गत ही विकास होता है। तो एक बात प्याजे ने ये बोली, और एक बात प्याजे ने ये बोली कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है उसके साथ में बच्चे की समझ विकसित होती है। यानी कि मान लीजिए, अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है तो आप उसे MSc केमिस्ट्री की बुक्स नहीं पढ़ा सकते, यानी एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। अगर MSc की बुक्स अगर बच्चे को आप पढ़ाओगे तो बच्चे का मैच्योरिटी लेवल MSc लेवल का होना चाहिए। आप रैंडम किसी भी बच्चे को किसी भी हायर क्लासेस की बुक्स नहीं पढ़ा सकते। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो परिपक्वता जो चीज़ है उसके साथ में समझ विकसित होती है। एक प्याजे बात कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसको 4 तरह के तत्व होते हैं वो प्रभावित करते हैं। यानी पहला तत्व है इनका परिपक्वता, यानी कि मैच्योरेशन। दूसरा है अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस। तीसरा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। और चौथा है संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ये जो चारों तत्व हैं ये विकास को प्रभावित करते हैं। अब परिपक्वता की बात हो गई कि हम बच्चे के मेंटल जो लेवल है, उसकी जो मेंटल एज है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को करिकुलम में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा 10 साल का है और आप MSc वाली चीज़ें पढ़ा रहे हो। तो एक परिपक्वता डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। दूसरा क्या है, अनुभव, यानी आप बच्चे को एक्सपीरियंसेस के आधार पर पढ़ाओगे।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कुछ भी बच्चे को रट्टाफिकेशन करवा रहे हो, आप बच्चे को इलोबरेट करने दोगे, वहाँ पे बच्चे को अपने आप को एक्सप्लोर करने दोगे और बच्चा अपने जो एक्सपीरियंसेस होंगे उनके अकॉर्डिंग अपनी जो नॉलेज होगी उसे बिल्ड करेंगे। इसीलिए तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव लर्नर्स होते हैं और वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तीसरी चीज़ है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अब देखिएगा जो सोशल इंटरेक्शन है इस पे पियाजे ने बल दिया था, लेकिन ज़्यादा बल इन्होंने दिया था जीन्स पे, लेकिन फिर भी इन्होंने सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर जब वो खेलते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान वो सीखते हैं। और चौथा क्या है, संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, मान लीजिए अगर बच्चा किसी चीज़ को समझता है और उसके दिमाग में जो स्कीमास हैं, ठीक है, जो नॉलेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो वहाँ पे बनते हैं और उस चीज़ को समझने के बाद में उसके दिमाग में क्या होता है, एक संतुलन पैदा होता है। तो ये जो इक्विलिब्रेशन वाली बात है ये हम लोग आगे समझ लेंगे। तो आ जाइए आगे वाले पॉइंट पे। देखिए ये बात हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया है मैच्योरिटी वाला सीन। नेक्स्ट चीज़ है स्कीमा। स्कीमा भी मैंने आपको बता दिया है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं नॉलेज के, जो पैकेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्कीमास। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ब्रेन है और ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे नॉलेज के पैकेट्स हैं, मतलब अलग अलग नॉलेजेस के पैकेट्स हैं। तो ये क्या क्या होंगे, स्कीमा। जैसे मान लीजिए एक पैकेट हो गया आपका गेम्स से रिलेटेड, दूसरा पैकेट हो गया आपका आर्ट से रिलेटेड, तीसरा हो गया म्यूज़िक से रिलेटेड। तो छोटे छोटे स्कीमास होते हैं ब्रेन में और पैकेट्स के रूप में वहाँ पे नॉलेज इंसान की स्टोर रहती है। तो इसी तरह से आपका ये वाला पॉइंट भी आई होप क्लियर हो जाता है। अब प्याजे कुछ एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी आती है अडप्टेशन। ठीक है, अडप्टेशन में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा एकोमोडेशन, एक आएगा एसिमिलेशन। ठीक है, और एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। तो अनुकूलन क्या है, समायोजन क्या है, और आत्मसात क्या है, और संगठन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई छोटा बच्चा है और अभी उसे संसार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ में बाहर गया घूमने के लिए और वहाँ पे उसने किसी डॉग को देखा। ठीक है, अब डॉग को देखने के बाद में उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ये क्या है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये डॉग है। तो बच्चे ने वहाँ पे वो नॉलेज है वो क्या कर ली, आत्मसात कर ली। बच्चे ने देखा कि इसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है, मुंह है, थोड़ा छोटा है। तो ऐसे देख करके उसने नॉलेज अपने आप में आत्मसात कर ली, एसिमिलेट कर ली, यानी कि उसने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन थी उसे ऐड कर लिया। लेकिन अभी बच्चे में एक नया स्कीमा बनाया है, नई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट हुई है उसके ब्रेन में। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चे को दोबारा उसके पेरेंट्स बाहर लेके जाते हैं घुमाने के लिए और बच्चा वहाँ पे देखता है फॉक्स को। ठीक है, अगर लोमड़ी को देखता है और बच्चा उस फॉक्स को देख करके क्या कहता है कि मम्मा ये डॉग है। ठीक है, तो वो डॉग नहीं है, वो तो फॉक्स है। तो उसकी मम्मा कहेगी कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये फॉक्स है। तो उस टाइम बच्चे के दिमाग में क्या होगा, जो उसका बैलेंस बन चुका था पहले डॉग को लेकर के, वो बैलेंस वहाँ पे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम था, वहाँ पे संतुलन था, फिर उसके बाद में यहाँ क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, मतलब असंतुलन पैदा होगा, मतलब वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई। तो जब उसकी मदर कहेगी कि नहीं बेटा ये फॉक्स है, तो उस टाइम वो क्या करेगा, फॉक्स को और डॉग को दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। और जैसे ही उसे ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो उसका पहले से उसका नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन उसने ऐड कर रखी थी, एसिमिलेशन कर रखा था, तो उस नॉलेज में वो क्या करेगा, कुछ एडजस्टमेंट करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, कुछ चेंजेस करेगा। तो अगर बच्चा पहले से जो इन्फॉर्मेशन बनी हुई है उसमें एडजस्ट करता है, मॉडिफिकेशन करता है या चेंज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। तो प्याजे की जो टर्मिनोलॉजी है वहाँ एकोमोडेशन एक टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा, और एसिमिलेशन एक टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को सीधा ऐड करना होगा, वहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। आ जाइए, एक क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे स्कीमास होते हैं,
ठीक है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, इक्विलिब्रियम के बाद में डिसइक्विलिब्रियम होगा, डिसइक्विलिब्रियम के बाद में एकोमोडेशन होगा, और फिर से क्या होगी, जो नॉलेज होगी वो फिर से अरेंज होगी, तो वो चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो इसे हम लोग एक चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें होती है। अब देखिए प्याजे एक बात बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है आपका विकास, तो वो अधिगम की तरफ जाते हैं, यानी कि पहले आपका डेवलपमेंट होगा और फिर उसके बाद में लर्निंग होगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली लाइन भी समझ में आई होगी। अब ये वाला एक बार ये चार्ट देख लीजिए आप, ये नॉर्मल सा चार्ट है जो हमने डिस्कस की है टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे जैसे मान लीजिए बच्चा है, उसने किसी नॉलेज को ऐड किया, जैसे उसने कुत्ते को वहाँ पे देखा, उसकी मदर ने बताया बेटा ये डॉग है, तो उसने क्या किया, न्यू नॉलेज को ऐड किया, तो वो चीज़ क्या होगी, एसिमिलेशन। ठीक है, यानी आत्मसात। फिर जब उसने अपनी नॉलेज को ऐड कर लिया तो उसके ब्रेन में क्या होगी, एक बैलेंस की सिचुएशन पैदा होगी। बैलेंस हो गया, वो उस डॉग को जान गया, बैलेंस हो गया, तो उसके दिमाग में क्या होगा, इक्विलिब्रेशन, यानी संतुलन हो गया। तीसरी चीज़ होती है, जैसे ही फिर नई सिचुएशन आई, यानी कि फॉक्स आई, तो उस टाइम बच्चे को क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, वहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूज़न हुआ कि ये क्या चीज़ है। जब उसकी मदर ने कहा कि नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये फॉक्स है, तो उस टाइम उसके दिमाग में क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम पैदा हुआ, यानी असंतुलन पैदा हुआ, कन्फ्यूज़न वाली स्टेट आ गई ना यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ पैदा हुई। फिर जब उसकी मदर ने उसे अच्छी तरह से समझाया, बच्चे ने फॉक्स को और डॉग को एक दूसरे से कंपेयर किया, और फिर बच्चे ने अपने स्कीमाज में चेंज करके, एडजस्टमेंट करके क्या किया, उस नॉलेज को फिर से ऐड किया, तो वो चीज़ क्या होगी, अकोमोडेशन होगी। ठीक है, अकोमोडेशन में क्या होगा, फिर से बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस होती है। फिर जैसे ये पहला स्टेप है, दूसरा है, तीसरा है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो ये 5 स्टेप होने के बाद में क्या होगा, जैसे ही फिर से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो बच्चा फिर से क्या करेगा, एसिमिलेशन करेगा, फिर इक्विलिब्रेशन होगा, फिर न्यू सिचुएशन आएगी, फिर डिसइक्विलिब्रियम होगा और फिर एकोमोडेशन होगा। इस तरह से बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है और वो सीख जाता है। तो एकोमोडेशन भी यहाँ पे क्या है, बैलेंस वाली कंडीशन है, इक्विलिब्रेशन भी बैलेंस वाली कंडीशन है। डिसबैलेंस वाली कंडीशन कौन सी है, जब न्यू सिचुएशन आ गई, ठीक है, या फिर डिसइक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम। तो आई होप आपको ये वाला चार्ट समझ में आया होगा। अब गाइस नेक्स्ट चीज़ है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, तो उसकी कौन कौन से स्टेजेस हैं, क्या क्या है। तो गाइस प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। ये चारों में से क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी जहाँ से क्वेश्चन नहीं उठता। सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं ध्यान से देख लेने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्याजे की स्टेजेस। देखिए प्याजे के अकॉर्डिंग बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो 4 स्तर में होता है। जो पहली स्टेज होती है वो होती है शैशवावस्था, यानी कि सेंसरी मोटर। ये होती है 0 से 2 वर्ष के बीच के बालक, यानी कि बर्थ से लेके जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, शैशवावस्था, यानी कि सेंसरी मोटर। दूसरी चीज़ है प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होगा, 2 से 6 वर्ष का बच्चा होगा, ये सेकंड स्टेज है प्याजे के अकॉर्डिंग। ठीक है। तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होगी 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। और जो फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे आप इसे। और जो भी बच्चे 11 साल के या फिर 11 साल से ऊपर के होंगे वो सभी बच्चे इस स्टेज में आ जाएंगे। तो अब इन जितनी भी स्टेजेस हैं इन सब से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, तो एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है वो आपकी है सेंसरी मोटर, यानी कि शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे नाम से समझ सकते हो, सेंसरी और मोटर है, यानी आपके यहाँ पे सेंसेस काम में आएंगे और जो मोटर स्किल्स हैं वो काम में आएंगी। तो जितनी भी बच्चे में ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो उनके थ्रू बच्चा क्या करता है, सोचना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे सबसे पहला एक आपका एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है वो कौन सी एक स्टेज में होगा। तो जो गाइस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है वो प्याजे की शैशवा अवस्था में होगा, सेंसरी मोटर में होगा। अब ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है क्या, देखिए दोस्तों, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपने देखा होगा कि कई बार आप बच्चे को घर में आंगन में वैसे ही छोड़ देते हो, बच्चा आराम से खेलता रहता है।
जब उसकी नज़र किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे पड़ती है तो बच्चा उस चीज़ को पकड़ने वहाँ पे जाएगा। ठीक है, आप बच्चे को बार बार वहाँ से उठा के लेके आओ और कहीं भी आप आंगन में छोड़ देते हो, बच्चा फिर से उसी तरफ जाएगा। मतलब बच्चे ने एक अपना फिक्स एम बना लिया है। ठीक है, तो उसका जो एम से रिलेटेड जो बिहेवियर है, गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर है, वो वाला जो व्यवहार होगा वो बच्चे का कहलाया जाएगा। ठीक है, एक आपने बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल देखा होगा, अगर आप घर में जैसे मान लीजिए कहीं कुकर रखते हो नीचे, तो बच्चा बार बार उस कुकर की तरफ जाता है। ठीक है, तो वो बच्चे का क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ क्या है, जो शैशवावस्था है वहाँ पे बच्चे में क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली कंडीशन पैदा होती है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली सिचुएशन क्या है, अब ये होता है वस्तु स्थायित्व, यानी वस्तु स्थायित्व की जो कंडीशन है ये बच्चे में 9 से 11 महीने के बाद में आएगी। इससे पहले वस्तु स्थायित्व बच्चे में नहीं पाया जाता। अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है, जैसे मान लीजिए 9 महीने से छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सामने कोई चीज़ लेके आओगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप जैसे उस चीज़ को हटा लेते हो या फिर पीछे छुपा लेते हो तो बच्चे को लगता है कि ये चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए छोटे बच्चों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके सामने कोई चीज़ लेके आओ और छुपा दो, लेके आओ और छुपा दो, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि ये चीज़ अगर उनके सामने नहीं है तो ये चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। तो इसीलिए बच्चा उसके लिए रोता नहीं है। लेकिन जैसे बच्चा 9 से 11 महीने के बाद में, यानी 2 साल तक हो जाता है, तो 9 महीने के बाद में अगर मान लीजिए कोई खिलौना है, उसको आपने बच्चे के सामने बजाया, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, हंसेगा। जब आप उस खिलौने को छुपा लोगे पीछे की तरफ तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा, क्योंकि बच्चे को मालूम है कि ये खिलौना इसने छुपा लिया है। यानी कि अब वो वाली चीज़ नहीं है कि अगर चीज़ सामने नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसका मतलब ये है कि अगर चीज़ सामने नहीं है तो वो एग्जिस्ट कर रही है, बस ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो वाली समझ होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये आ जाती है आपके 9 से 11 महीने के बाद में। तीसरी चीज़ होती है डेफर्ड इमिटेशन। एक जो आपका 2 साल तक के जो ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे बच्चे में अनुकरण की विशेषता पाई जाती है। बच्चा इमिटेशन करता है कई सारी चीज़ों को। आपने बच्चे को कई बारी, जैसे मान लीजिए आपने गोद में उठाया 2 साल तक के बच्चे को और उसके सामने किसी भी तरह की एक्टिंग की, तो बच्चा आपकी फिर से एक्टिंग करेगा। ठीक है, तो ये होता है डेफर्ड इमिटेशन। चौथी चीज़ है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कुछ एक एक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम वो एक जगह पे देखता रहता है, ना तो अपनी आंखें ब्लिंक करता है, एक जगह पे अपनी वो देखता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, उसके जो हाथ पैर हैं वो भी सही तरह से फिक्स होंगे, उसकी आंखें हैं वो सही तरह से फिक्स होंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो मतलब बिल्कुल जैसे आंखें झपकाना, ठीक है, और जैसे बच्चे को आप टच करोगे तो बच्चा एक तरह से चमकेगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं वो एलिमिनेट होने लग जाती हैं 2 साल तक होते होते। तो आई होप आपको प्याजे की पहली अवस्था, शैशवा अवस्था आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन चारों पॉइंट से उठता है आपका, ध्यान से देख लेना। अगर ना समझ में आए एक बार वीडियो फिर से देख लेना। दूसरी स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे बच्चे में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आएगी। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चा मतलब बिल्कुल लॉजिकली सोचने लग जाएगा। यहाँ पे बच्चा सोचेगा लेकिन बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ें सोचेगा। यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं निकलता, क्योंकि 2 से 6 साल तक का बच्चा है, 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बीच का बच्चा। यहाँ पे वो लॉजिक लगाएगा लेकिन बिल्कुल मीनिंगलेस। जैसे मान लीजिए बच्चे रात में अगर खेलते हैं तो बच्चे दौड़ते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हम दौड़ रहे हैं तो हमारे साथ साथ में जो चंदा मामा है वो भी दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के लॉजिक लगाएगा वो, वहाँ पे कोई उसका मीनिंग नहीं निकलता। तो लॉजिक स्टार्ट होता है लेकिन इलॉजिकल थिंकिंग होती है वहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक क्या होता है, अहम केंद्रिता। यानी कि ईगोसेंट्रिक का मतलब ये हो गया कि बच्चा सोचता है कि जैसा बच्चा सोच रहा है वैसे उसके मम्मी पापा दोनों सोच रहे हैं, वैसे उसकी फैमिली मेम्बर सोचते हैं, और वैसे ही जितना भी वर्ल्ड है उसके चारों तरफ वो सब सोचता है। मान लीजिए 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, और वो अपने खिलौनों के साथ खेलता है।
जैसे मान लीजिए उसके पास एक खिलौना है ट्रेन, ट्रेन में उसके पास खिलौने की सवारी है, ठीक है, तो वो अपनी ट्रेन को चलाएगा और फिर कहेगा कि ये अगला स्टेशन आ गया, यहाँ पे तुम लोग उतर जाओ सवारी, फिर से वहाँ से 2-3 खिलौनों को और बैठा लेगा, फिर कहेगा कि 2 सवारी और बैठ गई, फिर अगला स्टेशन आ गया, फिर वहाँ पे तुम उतर जाओ। तो मतलब जो बच्चा है वो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें सोचता है और बच्चे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से मेरे पापा सोचते हैं और उसी तरह से मेरी मम्मी सोचती है। तो ये चीज़ क्या है, ईगो सेंट्रिक है, यानी कि बच्चा यहाँ पे खुद को सेंटर में रखता है और उसका जो वर्ल्ड है चारों तरफ है वो उसके चारों तरफ केंद्रित है। तीसरी चीज़ है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण की कमी होती है यहाँ पे। अब सेंट्रेशन क्या मतलब ये हो गया कि अगर 2 से 6 वर्ष के बीच का बच्चा है, अगर आप उसके सामने कुछ एक कंटेनर रखते हो 50-50 ml के दोनों, मान लीजिए एक आपने चौड़ा सा एक फ्लास्क ले लिया या फिर बीकर ले लिया, ठीक है, और एक आपने पतली सी कोई बॉइलिंग ट्यूब ले ली या फिर कोई पतला सा बीकर ले लिया, दोनों की कैपेसिटी है 50 ml 50 ml, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ सामान डालोगे और इसमें कुछ सामान डालोगे तो बच्चा ये नहीं जान पाएगा कि भैया ये छोटा भले ही हो लेकिन जो क्वांटिटी है वो दोनों में सेम है। वो सोचेगा कि ये छोटा है तो ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे बच्चे को कंजर्वेशन का मालूम नहीं चलता। वहाँ पे बच्चे को जो चीज़ बड़ी दिखाई देगी वो उसे ही बड़ा समझेगा। यानी मान लीजिए अगर आप बच्चे को एक हाथ में 20 का नोट देते हो और दूसरे हाथ में आप 2-2 के सिक्के करके आप 20 रुपये देते हो, तो बच्चे को ज़्यादा कौन से लगेंगे, जो सिक्के हैं वो। मतलब बच्चे को जो ज़्यादा वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ही उसे ज़्यादा लगेगा। वो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोच पाता कि भैया दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, चाहे 20 का नोट हो या फिर 20 के सिक्के। तो ये होता है आपका कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। मतलब यहाँ पे जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, यहाँ पे जो बच्चे के थॉट्स होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, यानी स्थिर रहेंगे। बच्चा यहाँ पे थॉट्स को अपने को चेंज नहीं कर सकता, उसके थॉट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। यानी अगर आप बच्चे को पढ़ाते हो कि बेटा जो 2 + 2 है वो क्या होता है, 4 होता है, बच्चा यहाँ पे जान जाएगा कि भैया 2 + 2 होता है, 4 होता है। लेकिन बच्चा यहाँ पे यह नहीं जान पाएगा कि अगर 6 - 2 करते हैं हम तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो अलग अलग थॉट्स हैं, जो थॉट्स की रिवर्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे बच्चे में नहीं आती। यहाँ पे बच्चे के जो थॉट्स होते हैं वो स्थिर रहेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका इस स्टेज का एनिमेशन, निर्जीववाद। यानी कि निर्जीववाद का मतलब यह होता है कि बच्चा अपने इस स्टेज में सभी चीज़ों को सजीव समझता है। अगर मान लीजिए बच्चा कहीं गिर गया, ठीक है, ज़मीन पे गिर गया, तो बच्चा वहाँ पे रोएगा, लेकिन जब उसकी मम्मी कहेगी कि मम्मी उसकी ज़मीन को पीटेगी, कहेगी कि तूने मेरे बच्चे को पीट दिया, उस ज़मीन को मारेगी, तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि ज़मीन की भी पिटाई हो रही है और उसे भी दर्द महसूस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, चुप हो जाएगा। तो उस टाइम ये कौन सी कंडीशन है, ये निर्जीववाद वाली कंडीशन है। यानी जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं बच्चा उन्हें भी सजीव समझता है। वो सोचता है कि हाँ भैया इन्हें भी फील होता है, इन्हें भी हम अगर मेरी मम्मी पिटाई कर रही है तो इन्हें भी दर्द हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं एनिमेशन में, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर रहा होगा। थर्ड जो स्टेज है प्याजे की वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को आप गैंग एज भी बोलते हो, यानी कि ये 7 से 11 वर्ष की स्टेज है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, गैंग बना के रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा गुंडागर्दी करेगा, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो अपने सेम जो जेंडर वाले बच्चे होंगे उनके साथ में मोस्टली गैंग बना के रहेगा, ग्रुप में रहेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा, तो गैंग एज इसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में स्टार्ट हो जाएगी। अब लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होने का मतलब ये है कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा लॉजिक लगा पाएगा, लेकिन इतना भी लॉजिक नहीं लगा पाएगा कि जो चीज़ें उसे दिखाई ना दे रही हो उनके बारे में लॉजिक लगाए। वो केवल उन चीज़ों के बारे में लॉजिक लगा सकेगा जो कि मूर्त वस्तुएं हैं, यानी कि जिनको वो टच कर सकता है, जिन्हें वो फील कर सकता है, ठीक है। देख करके वो वस्तुओं को लॉजिक लगा सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको अच्छा सा दूंगी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में। एक क्या है, बच्चे की जो थॉट्स की रिवर्सिबिलिटी है वो हो जाती है। जैसे वहाँ पे बच्चा 2 + 2 करके 4 जान पा रहा था, लेकिन 4 - 2 करके 2 नहीं जान पा रहा था, या फिर 6 - 2 करके 4 नहीं जान पा रहा था, लेकिन यहाँ पे बच्चा जानेगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तीसरा है कि
ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ थॉट आ जाएगा, मतलब बच्चे के जो विचार हैं वहाँ पे संरक्षण आ जाएगा, यानी डिसेंट्रेशन वाली प्रोसेस होगी। अब ये जो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है, इसको मैं आपको यहाँ पे जोड़ के दिखाती हूँ। जैसे लॉजिकल थिंकिंग में मैंने आपको बताया कि जो मूर्त वस्तुएं हैं उनको देखकर बच्चा लॉजिक लगा सकेगा। जैसे पिछली वाली स्टेज में क्या हो रहा था कि बच्चा सोच रहा था कि ये वाली क्वांटिटी कम है और ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन इस स्टेज में बच्चे को मालूम चल गया कि भैया भले ही ये छोटा हो, भले ही ये लंबा हो, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है और इसकी लेंथ ज़्यादा है। क्वांटिटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों में 50-50 ml है। तो बच्चा देख करके इन चीज़ों को लॉजिक लगा पाता है कि जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सबको देखा जाता है। तो इस तरह का जो थॉट है वो इस स्टेज में बच्चे में आ जाता है। नेक्स्ट थॉट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा यहाँ पे इस स्टेज में सीरिएशन की प्रोसेस करेगा, यानी चीज़ों को सीरीज में लगाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। अगर आप बच्चे को कहते हो कि बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो बच्चा वहाँ पे आराम से लगा पाएगा। बच्चे को पता चलेगा कि भैया ये 3 1 से बड़ा है, ये 2 1 से बड़ा है, तो जो 2 और 3 इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा कि 2 3 से छोटा है या फिर 3 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे बच्चा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में चीज़ों को लगाना स्टार्ट कर देता है। अगर आप बच्चों के सामने मान लीजिए अलग अलग साइज़ के, अलग अलग लेंथ के 10 पेन डालते हो, तो बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसकी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में उन पेनों को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों स्टेजेस समझ में आई होंगी। लास्ट जो 4th स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि जो आपकी 11 वर्ष से लेकर के और जो ऊपर की जो स्टेज है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्याजे की लास्ट और फाइनल स्टेज। तो फॉर्मल स्टेज में क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी। ये इससे पहले वाली स्टेज में आ गई थी, लेकिन पहले वाली स्टेज में क्या था कि बच्चा सिर्फ जो मूर्त चीज़ें थी जिन्हें बच्चा देख सकता है उनके बारे में बच्चा लॉजिक लगा पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चा अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी लॉजिक लगा पाएगा, यानी जो चीज़ें उसके आइडियाज़ में होंगी उनके बारे में लॉजिक लगा पाएगा। जैसे मान लीजिए 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं 11th-12th क्लास में, ठीक है, तो 11th-12th क्लास के बच्चों को आपको फिजिक्स में डेरिवेशन करवाने होते हैं, केमिस्ट्री में डेरिवेशन करवाने होते हैं, मैथ्स में करवाने होते हैं। तो वहाँ पे सभी डेरिवेशन में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बच्चों को दिखाई देती हैं। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होता है, आइडियाज़ में क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे बच्चा लॉजिक लगा करके अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को वहाँ पे इलोबरेट करता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू ही क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करता है। तो लॉजिकल थिंकिंग इस स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि बच्चे में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, यानी कि बच्चा यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब अब हम लोग समझ लेते हैं, 2 तरह की रीजनिंग होती हैं। एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को आप बोलते हो आगमनात्मक तर्क और डिडक्टिव को आप बोलते हो निगमनात्मक तर्क। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे में डिडक्टिव आएगी। अब इंडक्टिव मेथड होता है एक होता है डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड हम लोग यूज़ करते हैं छोटी क्लासेस में। छोटी क्लासेस में क्यों यूज़ करते हैं हम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमें बच्चों को एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करवाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चों को रूल बता दोगे कि बेटा ये, जैसे मान लीजिए एक रूल है केमिस्ट्री का, PV = nRT। ठीक है, इस जो फॉर्मूला है इसके थ्रू कई सारे डेरिवेशन सॉल्व होते हैं। आप छोटी क्लास में बच्चों को ये नहीं बताओगे कि बेटा PV = nRT ये फॉर्मूला है और इसके थ्रू आप इसको सॉल्व करो। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बच्चे को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी क्लासेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप क्या करोगे, बच्चों को एग्जाम्पल नहीं दोगे, सीधा रूल बताओगे बेटा PV = nRT ये फॉर्मूला है, रूल है, और इस रूल के थ्रू आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो वो आप क्या करते हो, यहाँ पे रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हो, यानी नियम से आप उदाहरण की तरफ जाते हो। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, आप उदाहरण से नियम की तरफ जाते हो, यानी उल्टा चलती है प्रोसेस। अब यहाँ पे रूल क्या होता है, रूल सबके लिए सामान्य होता है और एग्जाम्पल क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो डिडक्टिव जो रीजनिंग होगी वहाँ पे आप जनरल टू स्पेसिफिक जाओगे, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर।
तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा। ये आपकी 4th स्टेज थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपकी प्याजे की चारों स्टेजेस हैं वो कंप्लीट होती हैं और ये क्वेश्चन भी आपके कई सारे यहाँ से कवर हो जाते हैं। अब देखिए गाइज, थियरी सब कोई पढ़ता है। अब थियरीज़ में सब कोई स्टेजेस पढ़ते हैं, सब कोई जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं सब पढ़ते हैं, लेकिन हम प्याजे की थ्योरी पढ़ते क्यों हैं, क्या इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, हम टीचर्स को क्यों पढ़नी चाहिए और इसका हम क्लास में क्या यूज़ ले सकेंगे, यानी बच्चों को आप किस तरह से हेल्प करोगे प्याजे की थ्योरी के थ्रू। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन नहीं होता, जब तक किसी चीज़ की एप्लीकेशन नहीं होती, तब तक उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी हमें मालूम होना चाहिए, यानी जो आपके शैक्षिक निहितार्थ होते हैं वो क्या होते हैं प्याजे की थ्योरी के। अब देखिए, प्याजे की थ्योरी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाइए। यानी प्याजे ने कहा था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ के थ्रू वो नॉलेज को बिल्डिंग करते हैं। तो अपने को क्या करवाना है, क्लास में बच्चे को एक्टिविटीज़ करवानी है, ताकि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे। वहाँ पे टीचर को एज ए फैसिलिटेटर रहना है, वहाँ पे एक तानाशाह की तरह रह कर के आप बच्चों को टॉर्चर नहीं करोगे, आपको फैसिलिटेटर की तरह रहना है, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। उस अपॉर्चुनिटी के अंदर बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, और एक्सप्लोर करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, इस तरह से बच्चों में नॉलेज बिल्डअप होगी। और एक हमें क्या करना है, बच्चे के जो करिकुलम होता है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि प्याजे ने फोकस किया है मैच्योरिटी पे। उन्होंने कहा है परिपक्वता के अकॉर्डिंग बच्चे का करिकुलम होना चाहिए। तो हमें भी बच्चे को क्या करना है, एक 6th क्लास के बच्चे को 6th क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हम 6th क्लास के बच्चे को दे देंगे BSc का क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। ये हमारी प्याजे की कंप्लीट थ्योरी रहती है गाइज़। मुझे लगता है कि आपको ये हेल्प की होगी किसी ना किसी वे में। अगर आपको ये थ्योरी हेल्प करती है, अगर आपको ये समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको रीट के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके सब में आता है, तो आप इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। अभी केवल रीट का सिलेबस आपका ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन ये जितनी भी थियरीज़ हैं ये आपके बाकी एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, सब में आती है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। न्यू है तो प्लेलिस्ट का स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो गाइज़ ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.